2004 की हिंद महासागर सुनामी में यहाँ जो विनाश हुआ, जिस तरह का नुकसान हुआ, उसके बाद आपदा प्रबंधन संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करने की प्रक्रिया कुछ तेज हो गई। और इसी क्रम में आपदा प्रबंधन संबंधित जो व्यवस्थाएं देश भर में हैं, देश से लेके जनपद स्तर तक उनको व्यवस्थित करने, उनमें एक रूपता लाने के लिए 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम प्रख्यापित किया गया। ये अधिनियम जो है, जैसा कि हमने पीछे बात की थी, जो कंकरेंट लिस्ट है उसकी 23वीं एंट्री के अंतर्गत प्रख्यापित किया गया। और ये एंट्री सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस से संबंधित है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आने से पहले राज्यों ने कुछ नहीं किया था। विशेष रूप से वो राज्य जो विगत में आपदाओं से प्रभावित हुए थे। गुजरात है, 2001 में भुज भूकंप से प्रभावित हुआ था। उड़ीसा 1999 में चक्रवात से प्रभावित हुआ था। उसी तरह उत्तराखंड राज्य बनने के ठीक पहले 1999 में चमोली भूकंप से और 1998 में ऊखीमठ और मालपा लैंडस्लाइड से प्रभावित हुआ था। तो इन राज्यों ने इस समय तक अपने आपदा प्रबंधन अधिनियम बना लिए थे। परंतु जैसा कि संविधान की जो आर्टिकल 254 है उसकी व्यवस्थाएं हैं कि कोई अधिनियम, विशेष रूप से वो अधिनियम जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के आधार पर बनाए गए हों और उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के द्वारा नियम प्रख्यापित किए गए हों और दोनों में अगर कहीं विरोधाभास होता है तो इस विरोधाभास की स्थिति में जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ अधिनियम है, वो ऊपर रहेगा, वो मान्य माना जाएगा। और विरोधाभास की जो लिमिट है, जो लिमिट ऑफ रिपंजेंसी है, वहां तक जो स्टेट का अधिनियम है, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया अधिनियम है, उसको वॉइड माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा। तो ऐसे में राज्यों के पास ज्यादा चॉइस रह नहीं गई थी। उनको अपनी व्यवस्थाएं जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसके अनुरूप ही करनी थी। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम में क्या है, क्या नहीं है, ये हम विस्तार से आगे बात करेंगे। मोटा मोटी आप समझ लें कि इसमें राज्य से लेके जनपद स्तर तक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की व्यवस्था की गई। देश के स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसमें कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष और उनके द्वारा 9 सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था थी। आप सेक्शन 3 देख सकते हैं एक्ट का। और इन 9 सदस्यों में से किसी एक को वाइस चेयरमैन बनाया जा सकता है। उसी तरह पैरेलली देश के स्तर पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की व्यवस्था की गई। राज्य के स्तर पे अगर देखें तो आप सेक्शन 14 देख सकते हैं। जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका जो अध्यक्ष है वो संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो 8 व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं। 9वां सदस्य जो इस प्राधिकरण का है वो जो चीफ सेक्रेटरी राज्य के हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो इस तरह से 8 सदस्य नामित प्लस चीफ सेक्रेटरी जो कि सीईओ हैं वो प्राधिकरण के सदस्य हैं। पैरेलली स्टेट के स्तर पर भी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की व्यवस्था की गई, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी एससीसी के अध्यक्ष हैं और उसके अलावा 4 अन्य सेक्रेटरी इसके सदस्य हैं। आप सेक्शन 20 देख सकते हैं। जनपद स्तर की अगर बात करें, जनपद स्तर पे जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की व्यवस्था की गई। जनपद के जो जिलाधिकारी हैं वो इसके अध्यक्ष, और जो जनपद के जो इलेक्टेड जो बॉडी है, जिला पंचायत हो सकती है, दूसरे हो सकते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं वो इसके को चेयरमैन हैं। और उसके अलावा 5 अन्य सदस्य हैं, जिनमें कि अफसर इंचार्ज आपदा प्रबंधन है वो है, जनपद का एसपी या एसएसपी जो भी हैं, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसके सदस्य हैं। उसके अलावा 2 अन्य सदस्य अन्य विभागों से हो सकते हैं। जो एक्ट था इसके अंतर्गत फंड्स की भी व्यवस्था की गई, मिटिगेशन फंड की और रिस्पांस फंड की, जनपद से लेके देश के स्तर तक। और अन्य क्या क्या व्यवस्थाएं थी इसकी बात हम आगे करेंगे। परंतु यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारे वहाँ जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो चेक्स और बैलेंसेस का जो सिद्धांत है उसके आधार पे हमारे वहाँ पूरी शासन व्यवस्था चलती है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा विशिष्ट रूप से जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनको 3 स्तंभों के रूप में देखा गया है। और इनकी पावर्स को इस तरह से विभाजित किया गया है कि ये एक दूसरे के पूरक बने और शक्तियों का संतुलन बना रहे, बैलेंस ऑफ पावर बना रहे।
कहीं भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाने वाले लोग थे, आपदा प्रबंधन अधिनियम के रचनाकार थे, उन्होंने इस व्यवस्था को पूर्णतः ध्यान में रखा। उन्होंने भी जो ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, देश के स्तर से लेकर जनपद स्तर तक, इनको अलग अलग तरह की पावर्स दी। अगर मैं कहूं कि देश के स्तर पे और राज्य के स्तर पे जो प्राधिकरण बनाए गए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसे प्योरली लेजिस्लेटिव फंक्शंस दिए गए। उनको नियम बनाने की, नियमों का जो अनुपालन है वो हो रहा है नहीं हो रहा है उसे ओवरसी करने की, मॉनिटर करने की शक्तियां दी गई। वो नियम बना सकते हैं, कुछ योजनाएं बना सकते हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकते हैं और उनका अनुपालन सुनिश्चित करवा सकते हैं। परंतु इन दोनों ही प्राधिकरणों को, चाहे वो राष्ट्रीय प्राधिकरण हो चाहे राज्य प्राधिकरण हो, एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं दी गई। और यह तथ्य इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, वो लेजिस्लेचर का सदस्य है और बाकी जो सदस्य इसके हैं वो उनके द्वारा नामित है। ये मतलब हुआ कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से विधायिका द्वारा निर्धारित है। उसी तरह से राज्य स्तर पे जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें जो राज्य का मुख्य सचिव है उसके अलावा अन्य सभी सदस्य जो मुख्यमंत्री हैं उसके द्वारा नामित हैं। 8 के 8 सदस्य मुख्यमंत्री और 8 सदस्य विधायिका के द्वारा नामित है। विधायिका के सदस्य हो सकते हैं। केवल जो चीफ सेक्रेटरी है वो यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का रखा गया कि इनके द्वारा नियम बनाए जाए, कानून बनाए जाए, मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाए जिसके अनुरूप कार्य हो सके। राष्ट्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो एनईसी को, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को दी गई, जिसके कि सारे के सारे सदस्य एग्जीक्यूटिव के सदस्य थे। वो या तो विभिन्न विभागों के सचिव थे या अन्य विभाग अध्यक्ष थे। तो इस तरह से जो दोनों ही राष्ट्र और राज्य के स्तर पे अथॉरिटीज बनी, उनको लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई। एग्जीक्यूटिव पावर्स यहाँ पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को दी गई। इसके विपरीत जनपद स्तर पर भी इनके द्वारा प्राधिकरण की व्यवस्था की गई, परंतु जनपद स्तर पे जो प्राधिकरण है उसको सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई और साथ ही जनपद जो प्राधिकरण है उसके सभी सदस्य, केवल जो जिला पंचायत है उसके जो अध्यक्ष हैं वो सह अध्यक्ष हैं, को चेयरमैन है, उसके अलावा जितने भी सदस्य डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हैं वो कार्यपालिका के सदस्य हैं। अध्यक्ष डीएम है। इसके अलावा प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन है, सीएमओ है, एसपी है और 2 अन्य विभागों के अधिकारी हैं। तो इसका पूरा का पूरा जो ढांचा है, पूरा का पूरा संरचना है वो एग्जीक्यूटिव से ली गई, कार्यपालिका से ली गई और इसे सभी कार्यकारी शक्तियां दी गई। अगर आप शक्तियों की बात करें तो जो एनईसी की शक्तियां हैं, एसईसी की शक्तियां हैं और डीडीएमए की शक्तियां हैं वो लगभग एक सी हैं। आपदा के समय क्या करना है, क्या नहीं करना, आपदा के समय या आपदा से पहले किस तरह के कार्य करने हैं, आपदा से बचाव के लिए किस तरह कार्य करने हैं, ये सभी निश्चित ही एनडीएमए, एसडीएमए इसके मार्गदर्शन में कार्य करेंगी, उसके द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुरूप कार्य करेंगी। मगर एनडीएमए और एसडीएमए के विपरीत इसे पूरी की पूरी कार्यकारी शक्तियां दी गई। एक और विशिष्ट बात जो आप आपदा प्रबंधन अधिनियम में देखेंगे, इसके सेक्शन 72 में शायद ही अन्य कोई अधिनियम भारत सरकार के स्तर से प्रख्यापित किया गया हो जिसमें कि उसे इस तरह की शक्तियां दी गई हो। जो सेक्शन 72 है वो ये कहता है कि कोई भी अन्य अधिनियम जो उस समय लागू हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा प्रख्यापित हो, अगर उसमें और आपदा प्रबंधन अधिनियम के जो प्रावधान है उसमें कहीं विरोधाभास होता है, कहीं किसी प्रकार का विरोधाभास अन्य अगर अधिनियमों के साथ, अन्य नीतियों के साथ होता है, तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान है वो लागू होंगे। तो इसको एक ओवरराइडिंग पावर देता है आपदा प्रबंधन अधिनियम को और इसके आधार पे विशेष रूप से ऐसी जगहों पे जहां पे हो सकता है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके कुछ प्रावधान हो
अन्य इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट्स हो सकते हैं, नदी से संबंधित कुछ एक्ट हो सकते हैं जो कि कार्य करने की या वहां पे इंटरवेंशन करने की शक्तियां कार्यपालिका को ना दें या कार्यपालिका को वहां पर कार्य करने से रोके। एंड इन स्थितियों में आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग करके वो कार्य जो कि आपदा की स्थिति में जरूरी हो वो किए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। आशा करता हूं आप आपदा प्रबंधन अधिनियम के जो रचनाकार थे उनकी जो भावनाएं थी, किस तरह से उन्होंने शक्तियों का विभाजन किया, किस तरह से विभिन्न जो प्राधिकरण थे उनको शक्तियां निर्धारित की, उसके बारे में कुछ समझे होंगे। आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं, आने वाले सत्रों में हम बात करेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उसके जो विशिष्ट प्रावधान हैं, अलग अलग प्रावधान हैं, किस तरह से हैं, उसके अंतर्गत किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।